IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It talks about cancer care, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from health segment. So समझते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया. देखिए आज 4th फरवरी है एंड टुडे दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे. और इसको वर्ल्ड कैंसर डे की तरह इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि ताकि पूरे दुनिया भर में कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जा सके. अब अगर इंडिया के अंदर कैंसर इंसिडेंसेस की बात की जाए, कैंसर केसेस की बात की जाए, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस आते हैं. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट को कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसके पीछे कारण भी है. नॉर्थ ईस्ट के अंदर कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अरीका नट जिसको पान सुपारी कहते हैं, अल्कोहल, उसकी कंजम्पशन ऑन एन एवरेज बाकी नेशनल लेवल से ज़्यादा है. Annually, more than 39,000 patients from Northeast are reported to have cancer. उसमें से इन 39,000 में से 29,000 तो कम से कम अकेले आसाम से आते हैं. तो समझ जाइए कि नॉर्थ ईस्ट में अपने आप कैंसर के इंसिडेंसेस ज़्यादा हैं और उसमें भी आसाम स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हैं. और उसके पीछे कारण है द लाइफस्टाइल, द कंजम्पशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, अरीका नट एंड अल्कोहल. अब थोड़े से वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में समझ लेते हैं. देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा 4th फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है और दुनिया की एक एजेंसी है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC, ये दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज कराती है ताकि कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस जनरेट हो सके. इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था 2019 में. ये 3 साल का कैंपेन था, 2019 से लेकर के 2022 तक. इस कैंपेन का थीम है आई एम एंड आई विल. तो ये याद रखना, आप हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि आई एम एंड आई विल कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़. इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है ये कैंपेन, 3 सालों का कैंपेन है और ये इस साल 2022 में ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगा. अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा क्यों हैं, उसमें भी आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों हैं, ये तो हमने देख लिया. अब ज़रा देखते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर. तो एक तो कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा हैं नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट में. आप देखिए तो इट्स ओनली बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी दैट इज़ द ओनली कैंसर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट. उसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग कैंसर. तो इनिशियल स्टेजेज में जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं उसकी सही डायग्नोसिस नहीं होती है. और कैंसर का तो आपको पता ही होगा कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है, अदरवाइज इट बिकम्स फैटल इन लेटर स्टेज. तो ये भी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पुअर मेडिकल फैसिलिटी, जिसके कारण रॉन्ग डायग्नोसिस होता है और इसी कारण से कैंसर के केसेज में फैटेलिटी भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में होती है. दिस causes, as I said, high mortality rate in cancer cases in northeast since cancer could be cured only if it is detected in early stage. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is again taken from editorial segment. It talks about union education budget and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view from subsector education point of view. सो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट में जो एजुकेशन के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारी सरकार ने. तो यूनियन बजट में एजुकेशन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं. देयर आर सर्टेन गुड एस्पेक्ट्स बट देयर आर सर्टेन नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स एज वेल. तो पहले देखेंगे कि क्या क्या अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स इन आवर बजट रिगार्डिंग एजुकेशन. तो 15,000 स्कूल्स इन आवर कंट्री विल बी स्ट्रेंथेंड क्वालिटी वाइज. तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी और उनको एग्जाम्पल की तरह रखा जाएगा रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं हम लोग 2020 में और उसके हिसाब से स्कूल के अंदर जो करिकुलम है, उनके अंदर जो टीचिंग का प्रोसेस है, उसको पूरी तरह से रिवैम्प करने की बात की जा रही है. लर्निंग बेस्ड, आउटकम बेस्ड टीचिंग की बात की जा रही है, वोकेशनल टीचिंग की बात की गई है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो अब भारत सरकार ने इस बजट में अनाउंस किया है कि
देश के 15,000 ऐसे स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा अलग अलग एरियाज़ में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक सिंबल की तरह बनेंगे कि इस तरह का मॉडल स्कूल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है हमारे बजट के अंदर रिगार्डिंग एजुकेशन। उसके अलावा 100 न्यू सैनिक स्कूल्स विल बी ओपन इन पार्टनरशिप विद एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा, और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी की गई थी। अब इसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप करने के लिए भारत सरकार ने 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है इन नेक्स्ट 5 ईयर। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका काम होगा कि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट और रिसर्च को फंड करे। हमारा जो बजट है उसके 6 जो थीम है, 6 पिलर्स हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ही पिलर है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मतलब एजुकेशन पे फोकस रखा जाएगा, ऐसा सरकार का भी ऑब्जेक्टिव है। और इसीलिए एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी, ऐसा बजट में अनाउंस किया गया है। ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करेगा और उनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट करने में हेल्प करेगा। देयर विल बी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन लेह। तो लेह लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और वहाँ पे अभी भी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इस कारण से लद्दाख वाले एरिया में, वहाँ के लेह डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उसके अलावा 750 से भी ज़्यादा एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे इन ट्राइबल एरियाज़। तो ज़रा समझते हैं कि एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं क्या। देखिए, एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, दिस स्कीम स्टार्टेड इन 1997-98। इसका पर्पस है कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए बाय सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल्स। मतलब उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल बनाया जाए, हॉस्टल से वो स्कूल जाएं, वहाँ से पढ़ कर के आएँ, तभी जा कर के उनका प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन के लिए उतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, और इसी कारण से ये एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल लाया गया है। द स्कीम प्रोवाइड्स कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स। और इसके लिए जो फंड आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है अंडर आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रांट इन एड। स्टेट्स को स्पेशली इसी पर्पस के लिए पैसा दिया जाता है, एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल चलाने के लिए ग्रांट इन एड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि आप ये से स्कूल चलाएं। पूरा का पूरा जो लेकिन मैनेजमेंट होता है और एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट गवर्नमेंट संभालते हैं, लेकिन फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। इतना आपको ध्यान रखना है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। 2018-19 के बजट में भारत सरकार ने फैसला लिया था कि एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड हैविंग एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन विल हैव एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल बाय 2022। तो हर एक वो ब्लॉक जहाँ पे 50% से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और कम से कम 20,000 टोटल पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक ना एक एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल हम जरूर बनाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इस बजट में 750 मोर एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का फैसला लिया है। तो ये सब है अच्छे एस्पेक्ट्स, गुड एस्पेक्ट्स इन रिगार्डिंग एजुकेशन इन यूनियन बजट। लेकिन देयर आर सर्टेन नॉट सो गुड एस्पेक्ट एज वेल। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एजुकेशन को इनकरेज नहीं कर रही हैं बजट के अंदर। तो जो सबसे बड़ी बात है रिगार्डिंग एजुकेशन बजट वो ये है कि भारत सरकार ने बजटरी एलोकेशन कम कर दिया है एजुकेशन सेक्टर का इस साल। आप देखिए, पिछले साल का जो 2020-2021 वाला फिस्कल ईयर था उसके लिए एस्टिमेटेड बजट फॉर एजुकेशन था ₹99,312 करोड़ बजट एस्टीमेट था। लेकिन इसको रिवाइज़ किया गया और इसको कम किया गया टू समवेयर क्लोज टू 85,089 करोड़। और ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे स्कूल्स बंद रहे। जब स्कूल्स बंद रहे तो फिर उसमें खर्चा होने का भी स्कोप कम था, और यही कारण है कि एस्टीमेटेड बजट से रिवाइड बजट में खर्चे कम हो गए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन। लेकिन जो ये करंट अपकमिंग फिस्कल ईयर है हमारा 2021-22, उसके लिए भारत सरकार ने एस्टिमेटेड बजट रखा है 93,224 करोड़। तो आप देखिए, पिछले साल हमने एलोकेशन करने का फैसला लिया था 99,000 करोड़ एजुकेशन सेक्टर में। इस साल हम सिर्फ 93,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है भारत सरकार ने इन एजुकेशन सेक्टर। तो मिला जुला करके 6.13% लेस बजटरी एलोकेशन किया है इन द फिस्कल ईयर 2021 विथ रिस्पेक्ट टू 2020। यानी कि पिछले साल से इस साल बजट घटा दिया, जबकि हर साल हमें बजट बढ़ाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार ऑन एन एवरेज अब एजुकेशन पे 3.5% खर्च करती है ऑफ इट्स जीडीपी। 3.5% ऑफ इट्स जीडीपी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन।
और पिछले साल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसमें एक कमिटमेंट किया था भारत सरकार ने कि वो हर साल अपने बजट में 6% ऑफ द जीडीपी खर्च करेगी ऑन एजुकेशन। तो अभी तक 3.5% करते आए हैं और हमने प्रॉमिस किया पिछले साल कि अब हम बजटरी एलोकेशन को बढ़ाएंगे और 6% तक करेंगे एजुकेशन के ऊपर, लेकिन उस डायरेक्शन में काम नहीं किया। हमने प्रॉमिस किया था कि 3.5 से बढ़ा करके और 6% तक का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और देखिए किया क्या भारत सरकार ने, 99,000 से घटा करके और बजटरी एलोकेशन को 93,000 कर दिया। अब इसके पीछे आप लॉजिक भी समझ सकते हैं। देखिए भारत सरकार के पास बाकी तमाम और चीज़ें हैं खर्च करने के लिए। क्या इस साल इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी नीचे चला गया है, माइनस में चला गया, इस कारण से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत सरकार, लोगों के फूड नीड्स को पूरा कर रहे हैं थ्रू फूड सब्सिडी, तो और भी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एजुकेशन को डीप्रायोरिटाइज किया गया है इस साल कम से कम। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, बजट्स कट डाउन किए गए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन। जो तमाम स्कीम्स थे, देखिए जैसे कि स्कीम्स रिगार्डिंग एजुकेशन स्कीम्स फॉर स्कूल्स, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, इसके बजट को कट डाउन कर दिया गया है। पिछले साल इसका बजट था 38,000 करोड़, इस साल कट डाउन करके 31,000 करोड़ कर दिया गया है। मिड डे मील स्कीम का भी बजट लगभग कट डाउन कर दिया गया है। पिछले साल 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ था, इस साल उसमें 1,400 करोड़ की कमी ला दी गई है। और उसके अलावा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ये स्कीम में भी कोई बजटरी एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया गया है। तो ये सारे जो स्कूल लेवल पे एजुकेशन के लिए स्कीम्स थे उन सब में कोई भी बजटरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, रादर उनमें कट डाउन हुआ है। तो इससे एक बात तो तय है कि एजुकेशन इज डेफिनेटली नॉट अ प्रायोरिटी इन बजट 2021। फोकस इज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी के लिए भारत सरकार ने एजुकेशन को थोड़ा डीप्रायोरिटाइज किया है। अब जो तमाम स्कीम्स हैं, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं ये हैं क्या। देखिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका पर्पस ही था कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस करके स्मार्ट बोर्ड इस तरह से लगाया जाएगा। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड स्कीम। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान भी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के साथ ही लॉन्च किया था 2019 में। और समग्र शिक्षा अभियान में भारत सरकार ने क्या फैसला किया कि जो स्कूल लेवल की जो भी एजुकेशन है, राइट फ्रॉम प्री नर्सरी लेवल टू क्लास 12, उसको पूरी तरह से होलिस्टिक मैनर में कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक कैसा था कि स्कूलिंग एजुकेशन को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है, एलिमेंट्री एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर जो हम बोलते हैं उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन 8th क्लास तक होती है, फिर सेकेंडरी होती है 9 to लेकर के 12 तक, और उसमें भी फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, अपर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी। और मुद्दा यह है कि अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, जैसे लोअर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी क्लास 3rd तक, फिर अपर प्राइमरी 4th से लेकर के 8th तक, फिर लोअर सेकेंडरी 9th से लेकर के 10th, और अपर सेकेंडरी 11th 12th। इन सब का जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, उसमें अंतर रहता है। अभी तक भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब ये सारे अंतर खत्म कर दिए जाएंगे। प्री स्कूल लेवल से लेकर के क्लास 12 तक के लेवल में सिलेबस में पढ़ाने के तरीके में कॉन्टीन्यूटी लाई जाएगी, यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी, और इस स्कीम का नाम दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। और इसी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो पहले से स्कीम्स चल रहे थे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान फॉर प्राइमरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, इन तीनों प्रोग्राम को मर्ज करके एक स्कीम लाया गया है समग्र शिक्षा अभियान। अगर आप सरल शब्दों में समझें समग्र शिक्षा अभियान का मतलब, तो यहाँ देखिए अरुण जेटली साहब ने बजट के टाइम में कहा था कि वी नाउ प्रपोज टू ट्रीट एजुकेशन होलिस्टिकली विदाउट सेगमेंटेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 लेवल। और उसी टाइम में जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च हुआ था उसमें उन्होंने कहा था वी प्रपोज टू इंक्रीज द डिजिटल इंटेंसिटी इन द एजुकेशन एंड मूव ग्रेजुअली फ्रॉम ब्लैक बोर्ड टू डिजिटल बोर्ड। मिड डे मील स्कीम के बारे में भी समझ लेते हैं। मिड डे मील स्कीम में 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे जब वो स्कूल जाते हैं, तो उनको रिसेस के टाइम में
हॉट कुक्ड मील दिया जाना है अंडर दिस स्कीम, जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। उसमें वो मील के अंदर कितनी कैलोरी होगी, कितना प्रोटीन होगा, वो भी फिक्स्ड है। फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों को जो खाना दिया जाएगा उसमें कम से कम 450 कैलोरीज होनी चाहिए और 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। और 6 से लेकर के 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को जो खाना दिया जाएगा उसमें कम से कम 700 कैलोरी होनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है ये एजुकेशन से रिलेटेड भी है, क्योंकि मिड डे मील स्कीम के कारण क्लास के अंदर अटेंडेंस बढ़ी है, ओवरऑल रिटेंशन बढ़ी है बच्चों की। अदरवाइज वो ड्रॉप आउट कर जाते थे, स्कूल में नाम तो लिखा लिया, बाद में आते नहीं थे। लेकिन अब मिड डे मील स्कीम के कारण ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हुआ है, हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में इनरोलमेंट भी बढ़ा है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को भी टैकल किया जा रहा है। तो मिड डे मील स्कीम का ड्यूअल पर्पस है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, और दोनों को फुलफिल करने में सक्सेसफुल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड हमने कई सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। इतने ही नॉलेज से आप एजुकेशन पे कोई भी सवाल को टैकल कर सकते हैं, आप उसका एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से एक बार और समझिए, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके 2 डिपार्टमेंट हैं, और ओवरऑल हमारे देश में जो एजुकेशन है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की पहली डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट का काम है प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के क्लास 12 तक के एजुकेशन का टेक केयर करना। तो सारे स्कूल एजुकेशन का टेक केयर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी करता है। और जो कॉलेज लेवल का एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, उसका टेक केयर करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से रिलेटेड हमने कई सारे स्कीम्स आज देख लिए, इन स्कीम्स के बारे में समझा भी हमने, और इसके मदद से आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समग्र शिक्षा अभियान एक कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म प्रोसेस होगा प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के क्लास 12 तक, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, मिड डे मील स्कीम, एकलव्य मॉडल स्कूल, ये सब हमने आज देख लिया। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये पहले से चलाया जा रहा है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में, इनरोलमेंट को प्रमोट कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कॉलेजेस एजुकेशन में अपने आप को इनरोल कराएं। उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बजटरी अनाउंसमेंट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बजटरी अनाउंसमेंट, इसमें 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड लिख सकते हैं। तो इतना भी अगर आप जानते हैं तो आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल को टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, अगर कभी कोई सवाल आ जाए तो, कि बजटरी एलोकेशन जो है समवेयर क्लोज टू 3.5% ऑफ द जीडीपी होता है एजुकेशन को लेकर के, लेकिन हमारा टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कि हम अपने बजटरी एलोकेशन को बढ़ा करके 6% ऑफ द जीडीपी कर दें। और उसके अलावा एक बात और याद रखना पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। It was moved from state list to concurrent list as a result of 42nd Amendment Act in 1976। इतनी बातें बस आप एजुकेशन से रिलेटेड याद रखो। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It talks about World Wetland Day and this topic is important from our syllabus paper 3 international conventions point of view. So समझते हैं सबसे पहले, द डे बिफोर येस्टरडे यानी कि 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे की तरह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था, and Ramsar Convention was signed on 2nd February 1971 in Ramsar which is a city in Iran। और इस साल रामसार कन्वेंशन के 50 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि रामसार कन्वेंशन इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का है, 50th एनिवर्सरी ऑफ रामसार कन्वेंशन का वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, इसका थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। और इसके अलावा एक और करंट डेवलपमेंट हुई है, जब 50वें एनिवर्सरी पे ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे के अब हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक स्पेशल बॉडी सेटअप की है, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। और ये जो सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है, इसको चेन्नई में सेटअप किया गया है। दिस वाज डन ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे, 50th वर्ल्ड वेटलैंड डे। अभी जरा सा वेटलैंड के बारे में भी ब्रीफली समझ लेते हैं कि वेटलैंड होते क्या हैं। देखिए, वेटलैंड्स आर द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडी। मान लीजिए कोई पॉन्ड है और उसके आगे लैंड है, और लैंड और पॉन्ड के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड जो होता है थोड़ा दलदल जैसा होगा, थोड़ा मार्सी होगा, हल्का पानी भी होगा, हल्का लैंड भी होगा, इनको हम लोग कहते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड्स कैसा होता है, वो
हमारे अर्थ के किडनीज कहे जाते हैं। किडनी जिसलिए कहे जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर किडनी हमारे वाटर को, बॉडी को के अंदर के वाटर को फिल्टर करता है और उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, वैसे ही अर्थ के ऊपर जो वाटर बॉडी होते हैं उनके वाटर को प्यूरिफाई करा करके ग्राउंड वाटर में जब वो पहुंचते हैं तो ये वेटलैंड के थ्रू ही पहुंचते हैं, और उस प्रोसेस में वेटलैंड सारा कचरा अलग कर देता है। जैसे प्लास्टिक जो भी हम डालते हैं कचरा वो ऊपर रह जाता है, बाकी प्योर पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। दैट इज़ वाई वेटलैंड्स आर कंसिडर्ड एज अर्थ्स किडनीज। और इसके एग्जाम्पल हो जा सकते हैं मार्स, पॉन्ड्स, आपने जो भी दलदल देखे होंगे ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ये अलग अलग स्पीसीज़ को सपोर्ट करता है। बर्ड्स भी वेटलैंड एरिया में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वेटलैंड एरिया में न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं जिनको बर्ड्स भी आराम से खा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी रहती हैं। इस कारण से वेटलैंड्स का बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो ओशन के कोस्ट्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो नोन एज वेटलैंड्स, लेकिन उसमें कंडीशन है कि लो टाइड के टाइम में उसका मैक्सिमम हाइट जो है वो 6 मीटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हाइट होगा तो उसको वेटलैंड नहीं कहा जाएगा, देन दैट विल बी अ प्रॉपर वाटर बॉडी। तो हाई टाइड में जो भी हाइट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब लो टाइड हो ओशनिक कोस्ट पे तो उसकी हाइट 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, देन इट विल बी नोन एज अ वेटलैंड। अभी रामसार कन्वेंशन के बारे में भी समझ लेते हैं। अभी रामसार कन्वेंशन एज ए सेड इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। दुनिया भर की अलग अलग सरकारों ने मिलकर के एक ट्रीटी साइन की है, कन्वेंशन साइन किया है, ताकि पूरे दुनिया भर में वेटलैंड्स को प्रमोट किया जा सके, वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके, और वेटलैंड को के कंजर्वेशन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन सबको एक दूसरे को बताया जा सके कि भाई ऐसे करने से वेटलैंड्स को बेहतर तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। दैट वाज द पर्पस ऑफ रामसार कन्वेंशन, एंड रामसार कन्वेंशन as I said was signed on 2nd February 1971 in Ramsar, which is in Iran. It came into force in 1975. इंडिया ज्वाइंट रामसार कन्वेंशन ऑन 1 फरवरी 1982। रामसार कन्वेंशन एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो रामसार के कंट्रीज़ हैं ये मिल करके एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि रामसार कन्वेंशन कौन सा, ये जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, 4 ऑप्शंस दे देंगे, सही आंसर होगा रामसार कन्वेंशन कंट्रीज़। इंडिया के अंदर टोटल 42 रामसार साइट्स हैं। सारे के सारे याद मत रखो, इतना याद रखो कि असम के अंदर बस एक रामसार साइट है, वो है डिपोर बिल, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोकटक लेक है मणिपुर में, और रुद्रसागर लेक है त्रिपुरा में। ये सब 3 याद रखो कम से कम एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्थ ईस्ट में बस 3 है। उसके अलावा जो करेंटली रामसार साइट्स ऐड हुए हैं उनका नाम याद रखो। अक्टूबर 2020 में कबरताल वेटलैंड ऑफ बिहार एंड असम कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ उत्तराखंड वे आर एडेड। फिर नवंबर 2020 में लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र एंड सूर सरोवर, दैट इज ऑल्सो नोन एज कीथम लेक, वॉज एडेड इन रामसार साइट। दिस सूर सरोवर एंड कीथम लेक इज इन आगरा। उसके अलावा दिसंबर 2020 में सोकर वेटलैंड ऑफ लद्दाख वाज एडेड टू रामसार साइट। इस तरीके से टोटल इंडिया के 42 रामसार साइट्स हो गए हैं। अभी एक और चीज़ होती है रामसार से रिलेटेड, ये होती है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। रामसार साइट के अंदर जो वेटलैंड बहुत फास्ट तरीके से डिग्रेड हो रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल लिस्ट बनाई जाती है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, और उनको कंजर्व करने के लिए फिर स्पेशल टेक्निक ली जाती है। तो ये है पर्पस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज ए सब पार्ट ऑफ रामसार वेब साइट्स, जिसमें वो सारे वेटलैंड्स को रखा गया है जिनके ऊपर खतरा है, जिनके सर्वाइवल के ऊपर थ्रेट है। और इंडिया से 2 ही ऐसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में वेटलैंड्स है। पहला है किलियो दियो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, और दूसरा है लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, दैट आर फीचरिंग इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। वेटलैंड को लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं, आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा। देयर आर अबाउट टोटल 7 लाख वेटलैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। 1.6 करोड़ हेक्टेयर एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड इज अंडर वेटलैंड। इंडिया का लगभग 4.5% एरिया जो है वेटलैंड के अंदर है। इंडिया ने एक नया कंजर्वेशन रूल्स लाया था, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। इस कंजर्वेशन रूल के हिसाब से जो 2017 में लाया गया था, स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होगी वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रोटेक्ट करना। जो नेशनल वेटलैंड कमेटी है वो बस एडवाइजरी रोल प्ले करेगा। तो याद रखना, अब ज़्यादा प्राइमरी रोल दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट वाटर बॉडीज़ को, कि कैसे वो वेटलैंड को अपने यहाँ पे कंजर्व करें और आइडेंटिफाई करें। इससे रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में सवाल आया था।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from history segment. It is about Chauri Chaura centenary celebration, and this topic is important from our syllabus paper 2, important events of Indian national movement point of view. So देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि चौरी चौरा इवेंट है क्या. 4 फरवरी 1922 यानी कि आज से 99 ईयर्स पहले चौरी चौरा एक छोटा सा जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के अंदर. उत्तर प्रदेश को उस टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था. तो यहाँ पे है चौरी चौरा. और ये चौरी चौरा के अंदर हुआ क्या कि इस टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1922 में. ऑन 4 फरवरी 1922 जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो महात्मा गांधी ने 1919 में ही लॉन्च किया था, जिसको आप खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम से जानते हैं. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने हाइट पे था. इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोटेस्ट के दौरान कुछ प्रोटेस्टर्स ने चौरी चौरा पुलिस चौकी पे अटैक कर दिया और उसके अगेंस्ट फिर पुलिस ने भी उन प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग की. और फिर उस फायरिंग के अगेंस्ट फिर कुछ लोगों ने जाकर के उस पुलिस चौकी, चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी. और इस कारण से 3 सिविलियन की डेथ हुई इस पूरे वायलेंट एक्टिविटी में, जबकि 22 पुलिसमैन उस चौकी के अंदर ही जल के मर गए. और ये इंसिडेंट है चौरी चौरा इंसिडेंट. इसका सिग्निफिकेंस ये है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि इस चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण अकेले महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उस टाइम तक काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था, अपने हाइट पे था, ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से उसने प्रेशराइज कर रखा हुआ था. लेकिन ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 4 फरवरी 1922 को, और उसके लगभग एक वीक बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया. महात्मा गांधी ने कहा कि अभी तक लोगों ने उनके नॉन वायलेंट तरीकों को, सत्याग्रह का तरीका समझा नहीं है. महात्मा गांधी के लिए नॉन वायलेंस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और लोगों ने ये वायलेंट तरीका अपनाया था. इसी कारण से महात्मा गांधी ने कहा कि अभी लोगों को पहले नॉन वायलेंस के एसेंस को सीखना होगा, नॉन वायलेंस के सिग्निफिकेंस को सीखना होगा, और नॉन वायलेंट तरीके से नेशनल मूवमेंट करेंगे तब जाकर के जो आज़ादी मिलेगी उस कारण से उससे हम एक सस्टेनेबल कंट्री का फाउंडेशन रख सकते हैं. ये वायलेंट तरीके से हमें जो आज़ादी मिलेगी उससे हम एक सस्टेनेबल कंट्री नहीं बना सकते. ये सब आर्ग्यूमेंट्स को बोल करके महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने जल्दी से इसलिए वापस ले लिया आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि अब चौरी चौरा हिंसा के बाद ब्रिटिश सरकार बहुत ब्रूटली प्रोटेस्टर्स को टॉर्चर करेगी, और अगर इतना ब्रूटली प्रोटेस्टर्स को टॉर्चर किया गया तो फ्यूचर में फिर कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा नहीं होगा, और फ्यूचर में बहुत लंबे समय के लिए नेशनल मूवमेंट खत्म हो जाएगा. और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने बहुत जल्दी वापस ले लिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. अब जो भी कारण हो, लेकिन फैक्ट यह है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के लगभग एक वीक बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. अब या तो नॉन वायलेंस के कारण किया हो, या लॉन्ग टर्म में प्रोटेस्ट को या नेशनल मूवमेंट को सस्टेन करने के कारण लिया हो, दैट इज येट टू बी, दैट इज मैटर ऑफ डिबेट ऑफ कोर्स अमंग्स डिफरेंट हिस्टोरियंस. अब करंट न्यूज़ बस ये है कि अगले साल चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल पूरे होंगे, तो आज से ही जब 99 ईयर्स पूरे हो गए तो आज से ही एक सेलिब्रेशन होगी चौरी चौरा इंसिडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए. प्रधानमंत्री मोदी विल इनॉग्रेट द चौरी चौरा सेंचुरी सेलिब्रेशन टुडे एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ऑन 4 फरवरी 2021. चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आज से शुरू होगा, 4 फरवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2022 तक चलता रहेगा. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग APSC, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 384 to 386. टॉपिक नंबर 384 इज अबाउट बर्गी. द टर्म इज इन रेफरेंस टू सेवरल मराठा इन्वेजन ऑफ वेस्ट बंगाल बिटवीन 1741 and 1751 which resulted in looting, plundering and massacre of what was then Mughal territory in West Bengal, and since then the term Burgi is used to refer outside invaders to West Bengal. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है TMC, उसने बर्गी वर्ड का इस्तेमाल किया है इन ऑर्डर टू अटैक भारतीय जनता पार्टी. उन्होंने कहा कि ये बर्गी हैं, दे आर आउटसाइडर्स, दे आर आउटसाइड इन्वेडर्स. अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि बर्गी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Topic number 385 is about Stardust 1.0. It is a launch vehicle that is manufactured by Blue Shift, which is a US aerospace company. It is the first commercial space launch company powered by biofuel. तो ये बायोफ्यूल से चलने वाला लॉन्च व्हीकल है, ये इसकी खासियत है. दुनिया का पहला ऐसा बायोफ्यूल से चलने वाला लॉन्च व्हीकल है, और इसकी मदद से
खर्चे भी कम किए जाएंगे, कि रॉकेट को लॉन्च करने का खर्चा भी कम किया जाएगा और रॉकेट को लॉन्च करने के कारण जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है वो भी कम होगा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 385. टॉपिक नंबर 386 इज अबाउट एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल ड्रिल प्रोजेक्ट अराउंड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड. 7 wells inside the Dibru-Sakhova National Park from about 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। एक्सटेंडेड ऑयल रिच ड्रिल में होगा क्या कि यहाँ पे कहीं पे ड्रिल किया जाएगा इस तरीके से वर्ट हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे जा करके यहाँ से ऑयल को निकाला जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर वाला जो एरिया है डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क का जो एरिया है वहाँ का वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 386. This is the answer of question number 381 to 383 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true about green tax? Both statements are wrong, क्योंकि ये जो दोनों statement they are not true about green tax. These statements were released by the government of India finance minister during presentation of budget for ensuring clean air. तो ये बजट के टाइम में अनाउंसमेंट में था. ये फिटनेस सर्टिफिकेट ये बजट के टाइम है कि हर 15 साल पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है. ग्रीन टैक्स तो कुछ और है कि जब 20 साल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने जाएंगे तो आपको ग्रीन टैक्स भरना होगा, वो अलग है, ये अलग है. उसके अलावा प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन को लेकर के 2 स्टेटमेंट थे. ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक कैन बी पुट अंडर इट, रॉन्ग. फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वोक्स पीसीए, इट इज ऑल्सो रॉन्ग. इट्स आरबीआई दैट इन्वोक्स पीसीए. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.